ये जेकेएसएसबी के कुछ एग्ज़ाम को लेकर जो कोर्ट केस चल रहा था, जो कि रिजर्व करा गया था 18 तारीख को, जिसको आज पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया 31 तारीख को। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या थोड़ा डिटेल में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको सारी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाए। तो इसमें पिटिशनर कौन थे वो आपको पता ही है, ऑलरेडी कई बार आप देख भी चुके हो। रिस्पोंडेंट कौन थे वो भी आपको पता ही है। अब हम चलते कवर करना स्टार्ट करते, लेकिन जजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर। तो एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो स्टार्टिंग करेगी यहाँ पर ये कहा गया कि अगर इस जजमेंट की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग अगर करनी हो तो जॉर्ज ऑरवेल के वर्ड्स से बेटर हो ही नहीं सकते। और वो वर्ड्स कहें, इफ़ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट, अगर तुम्हें कोई सीक्रेट रखना है तुम्हें इसे खुद से भी हाइड करना होगा। और जॉर्ज ऑरवेल की बात करेंगे, इंग्लिश नॉवलिस्ट रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, क्रिटिक रह चुके हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है इस पिटिशन के थ्रू। अब स्टार्ट करते हैं। इस पिटिशन के थ्रू जो पिटिशनर्स हैं, जिनकी हमने बात की, स्टार्टिंग में दिखाया भी आपको, वो चाहते थे कि एक फेयर प्रोसेस हो रिक्रूटमेंट का, ना ही सिर्फ रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि जेकेएसएसबी के द्वारा, बट जो जिस एग्ज़ाम करवाने जा रही है उसके द्वारा भी। उन्हें लगा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हुआ है या हो सकता है, उसके बारे में इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई है। और उसके बाद कहा गया जो पिटिशनर्स थे वो 40 टोटल पिटिशनर्स थे। और पिटिशनर्स की बात करें वो एस्पिरेंट्स भी हैं, जो कि जो जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम करवाए थे उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। जैसे जे सिविल की बात करेंगे, जल शक्ति डिपार्टमेंट जो या फिर सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्टिसिपेट भी ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई। और कोर्ट तक वो इसलिए पहुँचा ताकि जो भी उन्हें आशंका एप्रीहेंशन से कि ये मिस यूज़ करा गया है, यानी कि एप्टेक के द्वारा, या फिर जो भी उन्हें लगा उसको लेकर ये कोर्ट तक पहुँचे कि हाँ इसे एग्ज़ामिन करो, जो हमें लग रहा है क्या वो हुआ भी है, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जाएगा कि पिटिशनर्स ने ये भी क्वेश्चनिंग करी कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको लेकर भी क्वेश्चनिंग करी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस था, और ये जो कंपनी है इसको ब्लैक लिस्ट भी रही है, पहले इसका पास्ट रिकॉर्ड भी सही नहीं रहा, इस तरह से करके ये क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर करी थी। और उसके बाद जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो फेवर करा गया था, इस पर भी यहाँ पर पिटिशनर्स ने जो है चैलेंज करा था। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिर बेसिक डिटेल्स बताई गई। 2021 में हुआ गया था, टेंडर अलॉट करा गया था रिस्पॉन्ड नंबर 1 ये जेकेएसएसबी के द्वारा कि सीबीटी एग्ज़ाम करवाए जाए इस कंपनी के द्वारा। और बाद में इरेगुलरिटीज़ वगैरह आई थी। फिर हमने कहा सीबीटी को छोड़कर हम दूसरी तरफ ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम में शिफ्ट करेंगे। तो नया टेंडर सामने आया था, और फिर टेंडर जो मेरिट ट्रैक के पास चलेगा। लेकिन जब बाद में एग्ज़ाम कुछ हुए सामने तो उसमें भी इरेगुलरिटीज़ पाई गई। तो फिर हमने एक काम करा, फिर से हम सीबीटी से फिर से दोबारा से हम ओएमआर पे सीबीटी पे चले गए। पहले सीबीटी पे थे, सीबीटी से ओएमआर पर आए। जब दोबारा रेगुलेटरीज है तो ओएमआर से दोबारा से सीबीटी पर आ गया। फ्रेश एक बार ई टेंडर नोटिस जो आपके सामने लाया गया, नोटिस नंबर 18/2022 वाला, है ना। और इसमें ये आप देख लोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक क्लॉज रखा गया था कि जो भी कंपनी एजेंसी वगैरह आएगी वो पहले ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। और वो कंडीशन इस तरह से दी गई है ना, कि ये कहा गया था कि जो भी एजेंसी सामने आएगी वो ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए पास में, इस तरह की बातें लिखी गई थी। बाद में कोरिजेंडम भी लाया गया, तो उसके थ्रू कहा गया था कि ये वहाँ पे क्या कर गया था कि एजेंसी बस नॉट भी ब्लैक लिस्ट, एजेंसी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया कि इस तारीख तक, इस डेट तक एजेंसी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये भी सामने आया था ये बात की, कोरिजेंडम लाया गया था, तो ये क्लॉज चेंज करा गया था इस तरह से। तो इस पर भी जो है कंसर्न रेज करी गई थी। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि टेंडर अलॉट करा गया था, और ये कहा गया था कि जो एप्टेक की बात करें, कई तरह के इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व थी। कुछ एग्ज़ाम के नाम भी यहाँ पर मेंशन करेंगे जहाँ पे गड़बड़ी वगैरह हुई है, वो सारी डिटेल्स बताई गई। फ़ाइन भी डाला गया था, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी। तो ये सारी आपको बेसिक डिटेल्स आपको पता ही ऑलरेडी, कई टाइम से सुनते भी जा रहे हो, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। फिर और कवर कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, फेयरनेस की बात करके सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस तरह से। अब आगे रिस्पॉन्ड किस तरह से करा गया, जैसे यहाँ पर कहा गया कि जेकेएसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ऑलरेडी, और सीबीटी मोड का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि सीबीटी में जो है थोड़ा सिक्योर रहता है, ट्रांसपेरेंट भी रहता है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम रह जाती है। और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जो है ये सारी मिसयूज़ वगैरह नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि जैसे यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें मटेरियल इन्वॉल्व होता है, वो कई सारे प्रोसेस जो प्रिंटिंग का प्रोसेस हो गया या इस तरह के जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट कर जाते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में, इसीलिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। और जो बड़े बड़े एजेंसी जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो भी ओएमआर से सीबीटी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। इस तरह की एग्जांपल यहाँ पर दी गई थी कि क्यों हम सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। और फिर अमेंडमेंट के बारे में कहा गया कि जो ब्लैक लिस्टिंग वाला क्लॉज था, जहाँ पर हमने कभी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी जिसकी जो डेट मेंशन कर दी गई थी, उसका रीज़न भी यहाँ पर बताया गया कि जो एजेंसीज़ थी वहाँ पे जो भी आई थी उन्होंने बताया इस तरह से करके कि
जो और भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे वो भी ऐसा नहीं करते कि प्रीवियसली ब्लैक लिस्टेड, बाकी सभी हर जगह भी जो है वो एज ऑन डेट लिखा जाता। तो आप भी एज ऑन डेट यहाँ पर लिख दो कि एज ऑन डेट ब्लैक लिस्टिंग हो, ताकि सभी जो टेंडर वगैरह जो भी कंपनीज है वो पार्टिसिपेट कर सके। इस तरह की बातें सामने आई थी। और फिर यहाँ पे बात करेगी कि कमेटी जो बनाई गई थी वहाँ पर भी मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई डिपार्टमेंट की वो 3 साल की रखी गई थी। मतलब यहाँ पर हुआ कि अभी तक जैसे CBT मोड के बारे में बताया गया, CBT मोड पे हम क्यों जा रहे थे, फिर ये बताया गया कि जो ब्लैक लिस्ट वाला जो क्लॉज था वो क्यों चेंज करेगा, क्योंकि बाकी जो टेंडर वाले आए थे उन्होंने भी बोला। और फिर हमने मीटिंग वगैरह करी थी, मीटिंग में फिर हमने ये सब भी देखा डिपार्टमेंट का पीरियड क्या होता है, उसके बाद से हमने जो क्लॉज वगैरह चेंज करते हैं सारी बातें बताई गई। फिर से टेंडर वगैरह लाया गया था, फिर उसमें कुछ मतलब पैसों का सिस्टम रहा, फिर टेक्निकल वाला रहा कि किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस हिसाब से जो है वो MTech को यहाँ पे सिलेक्ट करा गया था। तो यहाँ तक वही सारी बातें यहाँ पे दिखाई जा रही है कि क्यों MTech को जो है सिलेक्ट किया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद कुछ केसेस की बात करें, वो एग्जांपल भी ले गए। फिर ये कहा कि इस कंपनी ने और भी कई सारे एग्ज़ाम करवाए अभी हाल ही में, जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स ने जो लाखों एस्पिरेंट्स ने कैंडिडेट्स ने वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी किया। तो एग्ज़ाम जो है फिर ट्रांसपेरेंट मैनर में कराए गए। ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, इस जजमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। और जजमेंट का PDF अभी तक आपको अगर नहीं मिला है तो ये टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जाके आप आराम से डिटेल में देख सकते हो। फिलहाल अभी तक ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें करेंगे। फिर कई तरह केसेस आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे होंगे, उनकी हेल्प वगैरह से इसे और क्लियर करा गया है ना। ये बताया गया कि ब्लैक लिस्टेड के बारे में एज ऑन डेट वाला, अभी तक वही सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिट पिटिशन जो है वो एप्रीहेंशन के बेसिस पर है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एप्रीहेंशन के बेसिस पर रिट वगैरह इशू नहीं कर सकते, इस तरह की बातें भी यहाँ पर ऐसे ऐड ऑन करी गई, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो और इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला हम वो भी कवर कर लेते हैं। फिर ये सारा वही बताया जा रहा है अभी तक कि 60% की वेटेज टेक्निकल की, फाइनेंशियल की किस तरह की थी, और किस तरह से एप्टेक यहाँ पे जो है सामने आया था, तो एप्टेक को सिलेक्ट कर गया था। ये सारी बातें अभी तक वही बताई जा रही है। आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको मेन चाहिए, तो वही सारी बातें आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं कि अभिनव शर्मा, मिस्टर अभिनव शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी यहाँ पर एंट्री होती है, वो सामने क्या बातें करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। तो वो क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब बातें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला है वो हम कवर कर लेते हैं। फिर ये जो पहले केस था जिसपे डिवीजन सिंगल बेंच डिवीजन बेंच पे गया था, वो वाली बातें भी यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर कहा गया कि फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। तो हम चलते हो और इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, फिर सभी के बारे में बताया कौन से वकील ने क्या कहा था, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, है ना। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या, ये देखो यहाँ पे फिर एप्टेक की बात करेंगे, जहाँ पे एग्जांपल लेके कहाँ पर क्या क्या हुआ था। अभी तक सारा कुछ वही चल रहा है। मेन जो 2 पॉइंट्स आपको मिलता था वो क्लियर करे जा रहे हैं कि क्यों एप्टेक को सिलेक्ट करा गया था और क्यों CBT मोड में एग्जाम वगैरह करवाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद कई तरह के जजमेंट से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनको पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हो। हालांकि अगर आप बेसिक एग्जाम की तैयारी करो तो आपको वैसे तो इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली है, फिर भी अगर आपको पढ़ना होगा आप पढ़ भी सकते हो। तो मेन आपको मैं आगे एंड की तरफ ले चलता हूँ। एंड में क्या रहने वाला है यहाँ पर, ये सारी एग्जांपल वही आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके भी आप यहाँ पे आराम से रख के देख सकते हो। तो ये वही कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एजम्पशन पर बेस्ड है। यहाँ पर इस तरह की बातें यहाँ पर कराई जा रही हैं यहाँ पर। और अभी तक वही एग्जांपल ही जा रही, जो भी बातें वहाँ पर करेगी उसे समझाने के लिए जो कई तरह की केसेस होते हैं, जजमेंट ऑलरेडी दी जा चुकी होती है, उनकी एग्जांपल ली जाती है हमेशा। हर एक जब भी जजमेंट प्रोवाइड कर जाती है वही सब कुछ यहाँ पर करा जा रहा है ना। और उसके बाद ये लास्ट में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से और इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर कहा गया था कि देखो यहाँ पर इस पॉइंट की तरफ अगर हम आएंगे तो ये जो पिटिशन है वो कहा जा रहा है कि हालांकि जो पिटिशन है वो बेस है किसके ऊपर, एलिगेशंस के ऊपर, एजम्पशंस, अप्रेंशंस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक फेयर और रीजनेबल प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का आगे चलते हैं यहाँ पे ये लो ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से क्लियर करा जा रहा है सारे पॉइंट, यहाँ से द ग्रीवेंस से लेके। मतलब यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अभी तक एस्पिरेंट्स को ये आशंका है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इस तरह से सामने बातें आ रही हैं। तो जो भी ग्रीवेंस, जो भी प्रॉब्लम है पिटिशनर्स की, वो ऑलरेडी सरकार ने अपने ध्यान में ला के रखी हुई, क्योंकि उन्होंने एक रिव्यू कमेटी ऑलरेडी बना दी थी जो JKSSB या एप्टेक के जो भी काम वगैरह उस पर ध्यान देगी। तो रिव्यू कमेटी को अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से क्या होता है जो भी अप्रीहेंशंस हैं पिटिशनर्स की वो क्लियर हो जाते, या फिर उनका जो फेथ है, विश्वास है, वो बढ़ जाता। क्योंकि रिव्यू कमेटी की बात करेंगे
प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं होंगे, तो उसके लिए रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, लेकिन रिव्यू कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करी है। अगर सबमिट कर दी तो सब कुछ ठीक हो गया होता। और फिर उसके बाद आगे चल लेते हैं यहाँ पर, और फिर ये भी कहा गया कि अप्रोप्रिएट होगा कि हम रिव्यू कमेटी को ही बोले अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, रिव्यू कमेटी है उसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा कि रिव्यू कमेटी को देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, द फैक्ट दैट द सेड डिसीजन हैज़ नेदर बीन चैलेंज्ड बाय द पिटिशनर्स नॉर बाय द एस्पिरेंट्स, की जो रिव्यू कमेटी है जो सरकार ने बनाई है उसको ना ही पिटिशनर्स ने चैलेंज करा, ना ही एस्पिरेंट्स ने चैलेंज करा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो रिट पिटिशनर से डिस्पोज करते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर दी जाती है। डायरेक्शन किस तरह से दी जा रही हैं कि जो रिव्यू कमेटी है जो कि सरकार ने बनाई थी, उससे अपनी रिपोर्ट जो है वो 10 डेज़ में सबमिट करनी होगी, यानी कि 31 को जजमेंट आई है तो 10 तारीख से पहले अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, 10 सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी, रिकमेंडेशंस आएगी, उसको ध्यान देंगे, और फिर जो रिव्यू कमेटी का जो भी आएगा वो डिसीजन लेंगे। और डिसीजन लेने के बाद वो अपना जो भी डिसीजन है वो सेक्रेटरी JKSSB के जो हैं उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, और JKSSB की बात करेंगे। उन्हें जो भी बातें यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी द्वारा कही जाएंगी, जो भी डिसीजन दिए जाएंगे, उन्हें स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करना होगा। और फिर जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाता तब JKSSB जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं करेगी, है ना। JKSSB शैल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस, JKSSB जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि हालांकि ये केस जो है वो JKPSI या फिर JEE सिविल जैसे एग्ज़ाम में था जिसमें भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं करा जाएगा वो उन्हीं एग्ज़ाम को लेकर है जो जिन पे केस वगैरह चल रहा है इस तरह की, या फिर जिसमें एपटेक इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ इतना है कि 10 डेज़ का टाइम है, 10 डेज़ के अंदर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने लगी, 10 डेज़ से पहले भी कर सकते हैं वो। और फिर जैसी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद मैक्सिमम 10 डेज़ का टाइम दिया गया, और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने डिसीजन लेना है। चीफ सेक्रेटरी जब डिसीजन ले लेंगे वो JKSSB के पास पहुंचेंगे, और JKSSB को फॉलो करना होगा, और उसके बाद ही जिस तरह का डिसीजन आता है तो उसके बेसिस पे आगे JKSSB को काम करना होगा। तो फिलहाल ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये थी जजमेंट जो इन शॉर्ट और मतलब थोड़े ठीक ठाक तरीके से आपको समझाई। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर खुद भी इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।